हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने प्रीवियस क्लास के टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ ऑफर की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन का यूज करिए। अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी होती है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड, तो मेरे को क्वेरी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे रूल्स एज टू ऑफर। अभी तक हमने बात की ऑफर के मीनिंग की और ऑफर के टाइप्स की। आज हम बात करेंगे रूल्स एज टू ऑफर। अब हमारी ऑफर वैलिड है कि नहीं, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। अगर ये रूल्स के अंदर जितने भी हमारे वर्ड्स आते हैं, ये अगर ऑफर से रिलेटेड होते हैं, तो ही हमारी ऑफर वैलिड ऑफर मानी जाएगी, वरना नहीं। तो समझते हैं। सबसे पहले हम मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, देन हम बात करेंगे जो हमारे नॉर्मल पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहें। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट नंबर बी। द ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनिट एंड नॉट वेग। एक बार दोबारा से, द ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनिट एंड नॉट वेग। इसको समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं क्या हूँ? कार डीलर। क्या हूँ मैं? कार डीलर, ठीक है? मैं क्या है, अपनी कार को सेल करना चाहता हूँ। मैंने एक कस्टमर है, ठीक है? उसको बोला मैं कार डीलर हूँ। आई वांट टू सेल 6 कार्स फॉर रुपीज़ 1 करोड़। क्या बोला मैंने? मैं अपनी 6 कार्स को सेल करना चाहता हूँ, कितने में? 1 करोड़ में, ठीक है? मैंने किसको बोला? एक कस्टमर है उनको, ठीक है? अब हुआ क्या इसके अंदर, जो कस्टमर है, जब मैंने उसको बोला कि मैं अपनी 6 कार्स सेल करना चाहता हूँ 1 करोड़ में। अब मैंने उनको ये नहीं बताया, मैं क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स को सेल करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स को सेल करता हूँ। अब जो पॉइंट आता है वो ध्यान रखिएगा, इसको मेन पॉइंट आता है, उसको देखिए। अब मैंने जब बोला डिफरेंट कार्स को मैं सेल करता हूँ, लेकिन मैं आपको 6 कार्स सेल कर रहा हूँ, ठीक है? 1 करोड़ रुपीज़ में। मैंने ये तो बोल दिया कि मैं कार सेल कर रहा हूँ 6 कार्स, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैं कौन-सी कार सेल कर रहा हूँ, ठीक है? बात को समझिए। मैंने ये नहीं बताया कि मैं कौन-सी कार को सेल कर रहा हूँ। तो इसी को बोलते हैं द ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनिट एंड नॉट वेग, ठीक है? अब मैंने अब ये बता दिया कि मैं कार सेल कर रहा हूँ। अब भई वो कौन-सी कार है, ठीक है? सुजुकी हो सकती है, नैनो हो सकती है, वैगनआर, ठीक है? बहुत सारी हमारी कार्स होती हैं डिफरेंट-डिफरेंट कंपनीज़ की, आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने ये बता दिया कि मैं 6 कार्स सेल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैं कौन-सी कार सेल कर रहा हूँ। तो इसे ऑफर नहीं माना जाएगा, ठीक है? ये ऑफर कैसी है? अनसर्टेन, कैसी है? वैग, ठीक है? इसके अंदर हमारे को ये नहीं पता कि वो जो कार डीलर है, वो हमारे को कौन-सी कार सेल करने जा रहा है, ठीक है? अगर मैं ये बोलूँ कि आई वांट टू सेल माय 6 कार्स, ठीक है? एक ही कंपनी की अगर मैं 6 कार्स सेल कर रहा हूँ आपको 1 करोड़ रुपीज़ में, तो इसे बोलेंगे हम ऑफर। समझ आ गया? कि अगर मैंने बताया आपको एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, अगर मैं वही आपको सोल्ड कर रहा हूँ, तो वो क्या है? ऑफर। और सर्टेन या फिर डेफिनिट ऑफर है, ठीक है? क्या है हमारी? सर्टेन ऑफर है, उसके अंदर एक सर्टेनिटी है कि मैं आपको 6 स्पेसिफिक थिंग्स सेल कर रहा हूँ 1 करोड़ रुपीज़ में। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको 6 कार्स सेल कर रहा हूँ और मैं डिफरेंट कार्स को सेल करता हूँ, मैंने आपको नहीं बताया, तो ये ऑफर कैसी हो गई? अनसर्टेन, वेग ऑफर हो गई। समझ आ गया? अब बात करते हैं डेफिनिशन के बारे में, एक बार देख लेते हैं। इफ द टर्म्स ऑफ एन ऑफर आर वीक और indefinite, the person to whom it may does not know what he has to accept। अब उसी को क्या पता चलेगा वो किस चीज को एक्सेप्ट करेगा? आपने जब यही नहीं बताया कि आप कौन सी कार को सेल्स कर रहे हैं, ठीक है? आप क्या क्या पता आप सस्ती वाली कार को सेल कर रहे हो, ठीक है? इसलिए आपने 6 कार बोली कि मैं 6 कार को सेल कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। मतलब इसमें हमारे को पता नहीं चलेगा कि जो कस्टमर है वो किस चीज को एक्सेप्ट करे, ठीक है? समझ आ गया? देन दिस कैन नॉट बी टर्म्स एज़ ऑफर। अब एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल को आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है? अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हम कंटिन्यू कर रहे हैं, 1 सेकंड। बात करते हैं डी पॉइंट की, ठीक है? द ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। अब इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर, दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक कॉलेज ने प्रोस्पेक्टस इश्यू करा। प्रोस्पेक्टस मतलब एक एप्लीकेशन फॉर्म इश्यू करा, ठीक है? कोई भी आ सकता है और एडमिशन ले सकता है। तो मैंने क्या करा, उस एडमिशन फॉर्म को लिया, ठीक है? उसको फिल करा और
कहाँ गया? कॉलेज गया, ठीक है? मैं अकेला नहीं गया, मैं अपने दोस्तों के साथ गया। जब मैं कॉलेज गया तो मैं काउंटर पे गया। काउंटर पे जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म को दिया, तो उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया, ठीक है? जो भी काउंटर वाले थे, उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया। अब मैंने उनको बोला कि आपने मुझे ये सब नहीं पता, ठीक है? मुझे ये सब नहीं पता। मुझे खाली ये पता है कि जो आपने मेरे को प्रोस्पेक्टस इश्यू किया, वो क्या था? एक तरीके से ऑफर था। क्या था? एक तरीके से ऑफर। मैंने उसको फिल किया, मैंने उसको खरीदा और आपको दे दिया। तो इसमें क्या हुआ? मैंने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन नो, क्या? नो। अब यहीं से मेन पॉइंट स्टार्ट होता है कि मैंने उस ऑफर को नहीं एक्सेप्ट करा, ठीक है? वो एक ऑफर ही नहीं थी। इन्विटेशन टू ऑफर का मीनिंग क्या होता है? इन्विटेशन मतलब मैं चाहता हूँ कि कोई सामने वाला पर्सन मुझे इनवाइट करे, मुझे ऑफर दे, ठीक है? ऑफर का मतलब क्या होता है? मैंने किसी को बोला कि मैं कोई चीज़ खरीदना चाहता हूँ, ठीक है? मैं उसकी येस चाहता हूँ, तो ये हो गया ऑफर। लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर का मीनिंग डिफरेंट होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? मैं चाहता हूँ कि सामने वाला पर्सन कोई मुझे ऑफर दे। अब मेरी मर्ज़ी है मैं उसको एक्सेप्ट करूँ या फिर नहीं करूँ। समझ आ गया? तो इसी एग्ज़ाम्पल को कंटिन्यू करते हुए मैं कॉलेज के काउंटर पे गया, एप्लीकेशन फॉर्म दी, उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया। अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला, बिज़नेस लॉ स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझिएगा। उन्होंने ये बोला कि हमने आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करा, ठीक है? हमने आपको इनवाइट करा कि आप हमें ऑफर दें, ठीक है? आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को खरीदा और हमें दिया। अब ये हमारी मर्ज़ी है कि हम इसे एक्सेप्ट करें या फिर ना करें। आपके इतने मार्क्स नहीं है इसलिए हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हमने समझे कि क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है? कॉलेज वालों ने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया, हमें ऑफर दिया, ठीक है? मुझे इनवाइट करा कि मैं क्या दूँ, उनको ऑफर दूँ। और जब मैंने उन्हें ऑफर दिया तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। समझ आया कुछ-कुछ? अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी आपको थोड़ी-थोड़ी, उम्मीद करता हूँ। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सेकंड एग्ज़ाम्पल। अब बस है, बस रोड पर चल रही है, ठीक है? उसकी गेट्स क्या है? ओपन। मैंने हाथ दिया, ठीक है? जो हमारा नॉर्मल वे होता है बस को रोकने का, मैंने हाथ दिया। अब वो जो बस है, वो क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर। क्या है वो? इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है? जो बस के गेट्स ओपन है, वो क्या है? इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है? वो चाहते हैं, वो मेरे को जो मुझे इनवाइट कर रहे हैं कि मैं उन्हें क्या दूँ? ऑफर दूँ। क्या दूँ मैं उन्हें? ऑफर। अब मैंने हाथ दिया, तो मैंने क्या दिया उनको? ऑफर। अब बस की मर्ज़ी है कि बस रुक भी सकती है, बस जा भी सकती है, ठीक है? बस रुक भी सकती है या फिर नहीं भी रुक सकती। तो ये क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है? समझ आ रहा है कुछ-कुछ? तो मैंने उन्हें हाथ दिया, मैंने उन्हें ऑफर दिया। अब अगर बस रुक गई, ठीक है? तो वो क्या है? उन्होंने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ये हो गया हमारा इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है? अभी भी नहीं समझ आया तो एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, थर्ड एग्ज़ाम्पल, ठीक है? इसके अंदर क्या है, एक हमारी बस है, बस स्टैंड पर खड़ी है, उसके गेट्स क्या है? ओपन। अगर मैं उसमें जाकर बैठ जाऊँगा, ठीक है? बस क्या है? हमारे को ऑफर दे रही है। अगर मैं उसमें जाकर बैठ जाऊँ, तो वो क्या है? ऑफर। क्या बोलेंगे उसको? ऑफर। मैं बस में जाकर बैठ गया और मैंने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? समझ आ गया? अब एक बार डेफिनिशन देख लेते हैं। In order to ascertain whether a particular statement amounts to an offer or invitation to offer, the test would be intention. इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या है ये? इंटेंशन। इंटेंशन का बेसिक मीनिंग क्या है कि किस इंटेंशन से हम उस स्टेटमेंट को बोल रहे हैं, ठीक है? कि हमारी क्या इंटेंशन है, किस तरीके से हम उस स्टेटमेंट को बोल रहे हैं। The person who makes the statement intends to be bounded by as it's accepted by the offer, then it is offer. ठीक है? जब मैंने किसी को मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे सामने से आके इनवाइट करे, ऑफर दे और फिर मेरी मर्ज़ी है, ठीक है? जो भी ऑफर के लिए इनवाइट कर रहा है, उसी की मर्ज़ी है, वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो उसको नहीं भी एक्सेप्ट कर सकता, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। Where the person intends some further acts to be done before he comes bound by it and then it is an invitation to offer. अब एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है? इसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। The offer should not contain a term, the non-compliance of which will the amount the accept. अब जो ऑफर है, उसके अंदर क्या है? नॉन कॉम्प्लायंस। इसको समझने के लिए भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है?
इसको समझने के लिए जब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वही हमारा सेम एग्ज़ाम्पल क्या कि अगर हमारी कोई जैसे सपोज़ मेरा दोस्त है, अब मैंने अपने दोस्त को बोला कि मैं तुझे अपना घर बेचना चाहता हूँ। मैं तुझे अपना घर बेचना चाहता हूँ। कितने का? ₹50,000 का। कितने का? ₹50,000 में। ठीक है? आज की डेट में इतने का घर आता नहीं है जनरली, ठीक है? लेकिन ये एक एग्ज़ाम्पल है, तो सपोज़ करिए मैंने अपने दोस्त को क्या बोला कि मैं आपको अपना घर सेल करना चाहता हूँ ₹50,000 में। अगर मेरे दोस्त ने 1 घंटे में जवाब नहीं दिया, तो मैं क्या समझ लूँगा कि वो क्या है, मेरे घर को लेने में इंटरेस्टेड है। उसने मेरे घर को खरीदने के लिए हाँ कर दी। तो इसी को बोलते हैं कि नॉन कॉम्प्लायंस। ये मतलब क्या हुआ? आप सोच रहे होंगे ना कि मैंने उसको बोला, अगर उसने 1 घंटे में जवाब नहीं दिया तो मैं क्या मानूँगा कि उसने हाँ कर दी। तो इसी को बोलते हैं हम नॉन कॉम्प्लायंस, ठीक है? क्या बोलते हैं? नॉन कॉम्प्लायंस। ये एक ऐसी ऑफर होती है, ठीक है? इसे ऑफर नहीं बोला जाएगा बेसिकली। क्यों नहीं बोला जाएगा? क्योंकि अगर मैंने सामने वाले को कुछ बोला, तो उसको टाइम दे, ठीक है? उसको पास फ्रीडम है कि वो हाँ भी कर सकता है या फिर ना भी कर सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि 1 घंटे बाद अगर उसने जवाब नहीं दिया, तो मैं समझ लूँगा कि उसने हाँ कर दिया, ठीक है? इसी को बोलते हैं हम द ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म दैट नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ व्हिच अमाउंट टू बी एक्सेप्टेंस, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉन कॉम्प्लायंस अगर उसकी रिक्वायरमेंट को मैंने फुलफिल उसकी ऑफर को मैंने येस नहीं किया, तो वो समझ लेगा कि मैंने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल देख ले डेफिनिशन देख लेते हैं एक बार। इफ द ऑफर कंटेन्स अ कंडीशन दैट इफ एन एक्सेप्टेंस नॉट कम्युनिकेटेड बाय अ सर्टेन टाइम, ऑफर शैल बी डीम्ड। डीम्ड मीन्स कहना, ठीक है? टू बी एक्सेप्टिंग। नो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय अ पर्टिकुलर टाइम कैन नॉट बी टेकन एज़ एक्सेप्टेंस, ठीक है? जब तक एक पर्सन अपनी फ्रीडम के साथ हाँ, ना कर दे, तब तक उसको ऑफर नहीं माना जाएगा। समझ आ गया? ये पॉइंट भी हमने क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। स्पेशल टर्म्स ऑफ एन ऑफर शैल बी ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑफ अदर पार्टी, ठीक है? इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज आपने कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑर्डर की, ठीक है? आपने जैसे कोई किचन की अप्लायंसेस है उसको ऑर्डर किया, जैसे हम ले लेते हैं माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव आपने ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन उसको सारा चलाने का, ठीक है, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, मतलब क्या-क्या उसके अंदर मटेरियल किस मटेरियल से वो बना है, क्या उसकी क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें किस पे लिखी होती है हमारी पैकेजिंग पे लिखी होती है। क्या लिखी होती है? पैकेजिंग पे, ठीक है? जितनी भी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है हमारी। अब जो पैकेजिंग है उसके बैक साइड पर क्या है हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। अब हुआ क्या, अगर हमारे को कोई दिक्कत आई, तो हमने क्या किया, हमारे पास बिल होता है, जनरली हम बिल लेके आते हैं। उस बिल के ऊपर सारी चीज़ें लिखी होती हैं। अब कोई भी दिक्कत आई तो हम क्या है कंपनी के पास गए, हमने उसको बोला कि यार इसमें ना ये दिक्कत आ गई। अब उन वहाँ से उन्होंने क्या बोला कि सर देखिए, ये है हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस। सर देखिए, ये है हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस और इसके अंदर हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई भी हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहीं पर आप बात को समझिएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है कि कोई भी ऑफर है उसके अंदर कोई भी स्पेशल टर्म्स है, उसको ज़रूरी है कि नोटिस में लाना कोई भी अदर पार्टी। अब जो कस्टमर था, उसकी गलती है या फिर हमारे सेलर की गलती है? अब बताइए आप किसकी गलती है? मैं बताता हूँ, ठीक है? आपने सोच लिया होगा, अभी मत सोचिए, मेरे तरीके से सोचिएगा जिस तरीके से मैं बताऊँगा। तो जब सेलर ने उस सामान को बेचा, तो उसको नोटिस में लाना चाहिए था, कोई भी ऐसा हिंट देना चाहिए था कि सर ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है या फिर फ्रंट में लिखना चाहिए था बैक विथ टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है? बैक विथ टर्म्स एंड कंडीशन कि बैक के पीछे अगर आप बैक में देखेंगे तो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी, ठीक है? अब जो कस्टमर है उसकी गलती नहीं है कि उसने वो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी, नहीं पढ़ी या फिर वो पढ़ना भूल गया, ठीक है? किसकी गलती है हमारे सेलर की गलती है कि सेलर को हमारे जितनी भी अदर पार्टी है उसके नोटिस में एक बार लाना ज़रूरी है। अब जैसे अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर वो किसी और लैंग्वेज में लिखी है और वो कस्टमर नहीं पढ़ पा रहा, तो इसके अंदर सेलर की गलती नहीं है, इसके अंदर सेलर की गलती नहीं है। लेकिन सेलर की गलती बस इतनी है कि वो एक सफिशिएंट एफर्ट्स करे, ठीक है? एक कस्टमर को बताए कि यहाँ पर हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसकी एक बार नोटिस में लेके आए।
तभी उसको बोला जाएगा ऑफर, ठीक है। स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन जितनी भी होगी ऑफर की, उसको पार्टी के नोटिस में लाना जरूरी है। वेयर स्पेशल टर्म्स एंड are included in the offer, they must be duly brought into the notice of other party at the time when the proposal is made। जब भी वो उसको ऑफर दे तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को अदर पार्टी को नोटिस में लाना जरूरी है। समझ आ गया? इफ दिस इज नॉट डन देन द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू द अदर पार्टी will not be bounded by specific time। I hope clear हो गया होगा। Next point, these special terms should be so presented that a reasonable man may become aware of them before he enters into the contract। ठीक है, जितनी भी सारी स्पेशल टर्म्स हैं वो सारी कॉन्ट्रैक्ट में आने के पहले एक पार्टी को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके एग्जांपल्स आ गए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ई पॉइंट हमने कवर कर लिया, ठीक है। इसके बाद डी पॉइंट भी हमने कवर कर लिया। अब सी पॉइंट पर आते हैं। ये वही है सेम बिल्कुल। द ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। हमने देखा था अपनी लास्ट क्लास में, एक्सप्रेस्ड ऑफर दो तरीके की होती है, बाय वर्ड्स, ठीक है। अगर हमारी लिखी हुई ऑफर है, मैं आपको कोई जैसे कार बेचना चाहता हूँ, ठीक है, ये क्या है, रिटर्न ऑफर, मैंने आपको लिख के दे दिया। और इम्प्लाइड ऑफर बाय डूइंग एन एक्ट, इसका मतलब ये भी हो सकता है। अब बाय कंडक्ट दूसरी टाइप की क्या आती है हमारी, बाय कंडक्ट। अब वही वाला, द बस स्टैंडिंग ऑन द बस स्टैंड, ठीक है, यही वाला एग्जांपल आ गया इसके अंदर। आपको याद आ गया होगा, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। सो सी पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं ई पॉइंट की तरफ। द ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। ठीक है, इस बात को समझिएगा। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए ए का बर्थडे है, ठीक है, क्या है, ए का बर्थडे। ए का बर्थडे है तो उसने बी को बोला कि यार मेरा बर्थडे है, तू ना जरूर आ जाइए। और बी अपनी मीटिंग वगैरह जो भी था उसका काम वगैरह वो छोड़कर स्पेशल किसके लिए आया, ए के लिए आया, कि उसने क्या कहा, यार मेरा बर्थडे है, तू आ जाइए। अब जैसे ही वो पहुंचा तो ए ने क्या बोला, अरे यार मैं तो तेरे को पागल बना रहा था। क्या बोला उसने, अरे यार मैं तेरे तेरे को पागल बना रहा था। अब जो मिस्टर बी था वो क्या भड़क गया कि वो अपनी सारी मीटिंग वगैरह छोड़ के आया और ये क्या है, उसके मजे ले रहा है। तो इस केस में क्या है, ए बी पर केस नहीं कर सकता, ठीक है, बी ए पर केस नहीं कर सकता। क्योंकि जो क्या है, अगर हमने क्या है, एक सोशल इन्विटेशन है। अब ए ने सोशल इन्विटेशन को कभी भी लीगल रिलेशन में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि बी ए ने बी को क्या किया, सोशली इनवाइट करा कि मेरा बर्थडे है यार तू आ जा। लेकिन अगर उसका बर्थडे नहीं भी है, वो मजे भी ले रहा है, तो भी हम इसको केस नहीं कर सकते, बी ए पे केस नहीं कर सकता। क्योंकि जो ऑफर है वो लीगल रिलेशन जो भी सोशल इन्विटेशन होते हैं उसके अंदर काउंट नहीं की जाती। समझ आ गया? एक बार दोबारा से समझते हैं कि जो भी हमारी ऑफर होती है, अगर उसके अंदर कोई सोशल इन्विटेशन है, तो उसको हम लीगल रिलेशन में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है? एक बार डेफिनिशन देख लेते हैं। अ सोशल इन्विटेशन इफ इट इज एक्सेप्टेड डज़ नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन। ऑफर शुड बी सच व्हेन इट इज एक्सेप्टेड शुड रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। समझ आ गया? तो यही था हमारा, ये भी पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो आज हमने बात करी रूल्स एज टू ऑफर। आई होप आप सभी को ये इतना क्लियर हो गया होगा। आज हमने अपने ऑफर वर्ड को फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम नया वर्ड देखेंगे, एक्सेप्टेंस। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।